जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त जिंदाबाद और ज़बरदस्त हों। आज हम आप सभी के बीच उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने के लिए, आपके अपने ऑफिशियल चैनल ऑलपस अकेडमी पे। अगर आप सब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का जो हमारा विषय है वो विषय ये है कि उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 45वां विश्व धरोहर सारनाथ, जो कि आपके बनारस में स्थित है। तो सारनाथ को अब क्या किया गया है, विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया है। इसी पे विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आइए स्लाइड के माध्यम से इस चीज़ को हम समझते हैं कि क्या कैसे हुआ, क्या प्रक्रिया रही, कैसे विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया। तो विश्व धरोहर के शिखरों पर जो सारनाथ, आपका सारनाथ यानी कि जो बनारस में स्थित है, वो अब उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। कल कल ही के दिन क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो दक्षिण कोरिया के बुसान में ऐतिहासिक ये फैसला लिया गया है। कहाँ पर यह फैसला लिया गया है? दक्षिण कोरिया के बुसान में ऐतिहासिक ये फैसला लिया गया है। कौन सा स्थान है भाई? स्थान तो मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया। तो देखिए, ये जो स्थान है क्या, बुसान के दक्षिण कोरिया में शनिवार को यूनेस्को टीम द्वारा यह निर्णय क्या किया गया है, लिया गया है। यानी कि कल अभी 25 तारीख को आपको क्या किया गया, ये निर्णय लिया गया है। उपलब्धि क्या थी इसकी? उपलब्धि की अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध के जो प्रथम उपदेश स्थली यानी कि जो स्थली थी, वो अब वैश्विक धरोहर में शामिल कर लिया गया है। वैश्विक, अस्थाई वैश्विक धरोहर में क्या किया गया, इसे शामिल कर लिया गया है। इसकी महत्व की अगर हम बात करें तो इसका जो महत्व है वो आगरा के बाद वाराणसी उत्तर प्रदेश का एकमात्र दूसरा शहर जिसे यह वैश्विक मान्यता मिली है। क्या? आगरा के बाद वाराणसी उत्तर प्रदेश का मात्र दूसरा शहर है जिसे यह मान्यता क्या किया गया है, दिया गया है। आई बात समझ में? अब उत्तर प्रदेश की गौरवशाली सूची का जो नया नाम है उसे हम समझ लेते हैं। तो इसके पहले तीन जो आपके हैं, ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, आगरा का किला यानी आगरा में स्थित है, फतेहपुर सीकरी आगरा, यानी कि आपका ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, ये क्या था, पहले से इसमें शामिल था। अब क्या किया गया, वाराणसी यानी कि सारनाथ को भी इसमें क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। क्यों कहा गया ये दूसरा शहर? क्योंकि आपका जो ताजमहल है, आगरा का किला है और फतेहपुर सीकरी है, ये तीनों के तीनों आपको आपके कहाँ हैं, आगरा में ही स्थित है। तो एकमात्र दूसरा शहर आपका कौन सा बन गया, वाराणसी बन गया। भारत का कुल 45वां ये विश्व धरोहर स्थल है। कौन भाई? सारनाथ, जो कि आपके वाराणसी में क्या है, स्थित है। अब इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। तो 2600 वर्षों से जो बौद्ध स्थान था, जो तीर्थ परंपरा का मुख्य केंद्र था, प्राचीन पहचान थी, आपका प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जिसमें ऋषिपतन के नाम से वर्णित किया गया था। किस नाम से? ऋषिपतन के नाम से इसे वर्णित किया गया था। और अगर इसकी ऐतिहासिक घटना पे हम चर्चा करें तो ज्ञान प्राप्ति के बाद कौन? भगवान बुद्ध ने। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहीं पर अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया था। कहाँ पर भाई? सारनाथ में ही। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद जो उनके पहले 5 शिष्य से उन्हें क्या किया था, यहीं पर इन्होंने क्या धर्म का उपदेश दिया था। वैश्विक संदेश की अगर हम बात करें तो यहीं से पूरी मानवता तक करुणा, शांति और मध्य मार्ग का संदेश पहुंचा। आई बात समझ में? चलिए, धम्मचक्र प्रवर्तन का जो ऐतिहासिक शुरुआत है उसे हम लोग समझते हैं। तो सारनाथ वह पवित्र भूमि है जहां पर देखा जाए तो धर्म चक्र परिवर्तन यानी पहला उपदेश का शुभारंभ होता है। 5 अपने शिष्यों को उपदेश दिया जाता है। और आज में देखा जाए तो ये जो स्थल आपका है, ये क्या है, बौद्ध मठ का जो है प्राचीन स्थापत्य और समृद्ध विरासत का एक जीवंत समृद्ध क्या है, साक्ष्य है। आई बात समझ में? क्या है? जीवंत ये साक्ष्य है। अब सारनाथ का पुरातात्विक परिसर और इसकी भौगोलिक दृष्टि को अगर हम समझे तो आपका जो वाराणसी शहर है ना, जो वाराणसी आपका शहर है, यहाँ से 8 किलोमीटर के उत्तर पूर्व में क्या है, आपका चौखंडी स्तूप है। और वहीं से जस्ट 626 मीटर की दूरी पर आपका मुख्य पुरातात्विक अवशेष है जिसे धमेख
स्तूप परिसर के नाम से जाना जाता है। और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त इस विश्व धरोहर संपत्ति में ये दोनों स्थल को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, चौखंडी स्तूप को और आपका जो है ये जो मुख्य धमेम स्तूप परिसर है, दोनों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ये बात समझ में। चौखंडी स्तूप का जो पवित्र मिलन का प्रतीक है, इसको भी समझ लेते हैं, यहीं पे लगे हाथ। तो यहाँ पर देखा जाए जो ऐतिहासिक महत्व है, ये विशाल स्तूप भगवान बुद्ध और उनके 5 प्रथम शिष्यों के मिलन की पावन स्मृति का ये क्या है, प्रतीक है। वैश्विक आकर्षण की बात करें तो 300 पृष्ठों का जो डोजियर सौंपे जाने के बाद यूनेस्को ने क्या किया, इस ऐतिहासिक स्तूप की तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर साझा करके इसकी उपलब्धि को क्या किया, रेखांकित किया। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई। अब मुख्य पुरातात्विक जो धरोहरें हैं, जैसे अभी मैंने बात किया धमेक स्तूप की, तो ये विश्व के प्रमुख बौद्ध आस्था और ज्ञान के केंद्रों के रूप में ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है। और वहीं देखा जाए तो धर्मराजिका स्तूप, जो कि प्राचीन काल की ही सभ्यतागत और आध्यात्मिक विरासत का गवाह है। वहीं पे देखा जाए तो प्राचीन विहार व अशोक स्तंभ की बात किया जाए तो ये क्या है, समृद्ध भारतीय स्थापत्य कला के बेजोड़ और कालजयी नमूने हैं। अब देखिए आगे इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, 1 सेकंड का समय दीजिएगा। हाँ, यूनेस्को का लंबा सफर देखा जाए तो यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यूनेस्को का ये जो सफर था ना, ये शुरू हुआ था 1998 से, और आज यानी कि आज के एक दिन पहले आपका 25 जुलाई को क्या हुआ, ये शामिल किया गया। 3 जुलाई 1998 को संभावित सूची सारनाथ को पहली बार यूनेस्को में संभावित सूची के अंदर क्या किया गया था, इसे शामिल किया गया था। अब जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा करीब 300 पृष्ठों का विस्तृत डोजियर यूनेस्को को सौंपा गया, उसके बाद क्या हुआ, 19 से 25 जुलाई तक बुसान में इसकी क्या की गई, प्रस्तुति की गई, जहां आभा नारायण लांबा ने इसे क्या किया, प्रस्तुति तैयार किया। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व विरासत मूल्यों पर इसकी शानदार PPT प्रस्तुत किया। इसके बाद क्या हुआ, अंतिम मोहर लगा, विश्व धरोहर को ऐतिहासिक सूची में क्या किया गया, सारनाथ को शामिल कर लिया गया। यही बात समझ में। भविष्य की राह में देखा जाए तो ये पर्यटन और संस्कृति का पुनर्जागरण है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान में अब उत्तर प्रदेश ये है जो बौद्ध सर्किट में वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में क्या हुआ, इसकी विरासत को मजबूत कर रहा, नई पहचान मिल रही है। अब यहाँ पर पर्यटनों की जो है संख्या बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि आपके विश्व स्तर में इसकी मान्यता तो मिल ही गई है, देश विदेशी लोग यहाँ पर आएंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ की संख्या में भारी वृद्धि होगी। आई बात समझ में। अब जब भारी वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, आसपास में जो भी लोग रहने वाले हैं, जो दुकानें वगैरह लगा रहे हैं, उनकी भी आर्थिक स्थिति इससे मजबूत होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा क्राउड होगा, ज़्यादा भीड़ होगी, तो सबको उसमें क्या होगा, अपना बिजनेस करने का अवसर प्राप्त होगा। अब ये सतत प्रयास में देखा जाए तो ये सम्मान उत्तर प्रदेश की बहुआयामी संस्कृति और सभ्यगत धरोहर को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में सतत प्रयासों का परिणाम है। ये जो जयवीर सिंह है, आपके पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री हैं, उनके द्वारा दिया गया ये वक्तव्य है। आई बात समझ में। तो अब क्या किया गया है, आप सबको पता ही है कि अब सारनाथ को भी क्या कर लिया गया है, वैश्विक धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया है। यानी कि अब दूसरा शहर बन गया है आपका कौन, बनारस, जो वैश्विक धरोहर में आता है। बाकी आपके जो 3 थे वो तीनों के तीनों आगरा में थे। आई बात समझ में। इतनी बातें समझ में आ गई तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। और ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बाकी अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है हमारा ऑफिशियल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है O लेवल विद प्रशांत सर, उसे आप डाउनलोड करके रजिस्टर करके वहाँ से कंप्यूटर की क्लासेस ले सकते हैं। बाकी इसकी PDF वगैरह अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, O लेवल प्रशांत सर के नाम से टेलीग्राम है। और सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो ये दोनों अकाउंट को आप जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी को जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी महत्वपूर्ण सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।